हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट है जो आपने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो ये जो क्लासेस हमारी होने जा रही है क्लासेस 9 है। इससे पहले 8 क्लासेस हमने अपलोड कर दिए, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी क्लासेस का। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो कर सकते हैं, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ होगी और इसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 99% चांस है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन जो हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 तक हमने यहाँ से कंप्लीट करा चुके हैं। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं वीडियो में, तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है आप सबके लिए। तो जो इस वीडियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कराएंगे। तो इसमें देखिए गाइस, हम 2 क्वेश्चन का आंसर एक साथ कराएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आपके पेपर 23 दिसंबर को है, तो इतना टाइम नहीं बचा है कि एक एक क्वेश्चन कराए तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो हम 2 क्वेश्चन कराएंगे। और एक चीज़ और देखिए, इससे पहले की वीडियो में जो हमने क्लासेस आपको करा रखी है 8, उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, उस क्वेश्चन का आंसर करा रखा है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको नोटिस कीजिएगा। इसमें देखिए आपका ये क्वेश्चन 30 नंबर का पेपर में बनेगा, तो ये जरूर आना चाहिए। इसमें आपको पता है क्या करना था कि जो आपको इस टाइप से एक अनुच्छेद दे दिया जाएगा, इसको आपको हिंदी में करना है, प्लस आपको ऐसी एक और अनुच्छेद दे दिया जाएगा जैसे कि ये हिंदी में, फिर आपको कहा जाएगा कि इसको इंग्लिश में कीजिए। तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन होंगे, तो 10 नंबर 10-20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो ये हमने आपको बता चुके हैं इसके पहले वीडियो में। प्लस आपको इस टाइप से आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, ये भी आपके 9 नंबर का क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पेपर में आपको इंग्लिश के वर्ड दे दिए जाएंगे, इसकी जो मीनिंग है हिंदी में आपको इस टाइप से बतानी होती है, और इसी टाइप से आपको हिंदी की मीनिंग दे दी जाएगी, वर्ड दे दिए जाएंगे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में 30 नंबर के आसपास आने वाला है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जरूरी नहीं है, हमने पहले भी बताया था कि यही सब वर्ड आपके पेपर में आए या यही पैराग्राफ आए, इसके अलावा आपको कुछ भी दिया जा सकता है पेपर में। कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको हिंदी में इंग्लिश में आपको करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा चुके हैं क्लासेस 8 में। वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ठीक है। जो इस वीडियो का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन है, विधि साहित्य अनुवाद का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए, विधि साहित्य और अनुवाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने संविधान में शासन, प्रशासन और विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के लिए भाषा योजना की संकल्पना रखी। तो देखो, जो भारत सरकार है, जो संविधान में जो शासन होती है, प्रशासन और विधि होती है, उनके प्रयोग में उस भाषा योजना की संकल्पना के रूप में विधि और शासन को रखा था, ठीक है। भाषा योजना के कुल 4 चरण होते हैं। तो इसकी जो योजना होती है, इसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण में देखिए, जो संहिताकरण होता है, ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस टाइप से होता है। अनुपालक, इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य शासन, प्रशासन तथा विधि आदि क्षेत्रों के लिए मानक भाषा और परिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना। तो इसका जो उद्देश्य क्या था, तो जो आपका शासन, प्रशासन होता है, विधि होता है, उसके द्वारा ना जो आपकी भाषा होती है, परिभाषा, उसकी शब्दावली का निर्माण करना होता है उसके क्षेत्र में, एक अच्छी भाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान यह उपलब्ध किया गया था कि एक राजभाषा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो राष्ट्रपति को संघ के राजकीय परियोजनाओं के लिए भाषा के बारे में सिफारिशें करेगा। तो देखो, जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी आपको 1947 में, उसके संविधान के निर्माण के बाद ये भी वहाँ पर कहा गया है कि जो राज्य भाषा होती है उसका आयोग द्वारा स्थापना की जाएगी। इससे ये होगा ना, जो राष्ट्रपति का जो होता है ना परियोजना, उसके अकॉर्डिंग वो भाषा की सिफारिश करेगा, ठीक है। 1955 में राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया। तो जो राज्य भाषा होती है 1955 में इसका गठन किया गया, जिसके तहत आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया कि विधि के क्षेत्र में हिंदी में समान रूप से काम करने के लिए 2 कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो, जो कि आपको पता है कि 1955 में राज्य भाषा का आयोग का गठन किया, उसमें इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया था कि जो हिंदी है ना, उसके रूप में 2 कार्य करना बहुत ही जरूरी बताया गया था। देखिए, फर्स्ट है विधि शब्दावली का विकास, इसका विकास होना चाहिए। सेकंड है समस्त अधिनियमों का हिंदी में पुनः अधिनियम, मतलब कि जो भी अधिनियम होते हैं उसको हिंदी में करना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थी। अब इसका आगे देखिए,
अपनी रिपोर्ट राज्य भाषा आयोग ने विधि शब्दावली के निर्माण के साथ ही हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए भी केंद्र और राज्यों में हो रहे प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समुचित प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो देखो, जो कि आपको राज्य भाषा है उसके अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो अपनी जो हिंदी के अकॉर्डिंग और भी जो भाषा होती है, उनकी शब्दावली होती है, उनके प्रयास के लिए भी उन्होंने स्थापित करने का जोर दिया था, उनको लिए आवश्यकता थी। ठीक है। परिणाम स्वरूप तकनीकी राष्ट्रपति ने 1960 में विधि विशेषज्ञों का एक स्थानीय आयोग बनाने का आदेश पारित किया और ने राजभाषा आयोग की स्थापना की। तो जो राष्ट्रपति द्वारा 1960 में इसकी जो विधि होती है ना, इसके अकॉर्डिंग एक आदेश जारी किया गया स्थानीय भाषा बनाने के अकॉर्डिंग, और प्लस राष्ट्रभाषा को भी आयोग द्वारा स्थापना की गई। आयोग ने अपने निर्णय के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी को हिंदी में अधिनियमों के संग्रह में पुनः अधिनियम के कार्य से अलग कर दिया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम का अनुवाद, मानक और विधि शब्दावली का निर्माण साथ साथ चलता है। तो देखो, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, अधिनियम में कहा जाता है कि जो कि आपके अधिनियम होते हैं, अनुवाद होते हैं, उनको एक अलग शब्दावली को अकॉर्डिंग निर्माण किया जाएगा, और जिससे ये हो गई दोनों साथ साथ चलते हैं। आयोग ने 1970 में विधि शब्दावली का प्रथम संस्करण तैयार किया, जिसमें लगभग 10,000 प्रविष्टियां थी। आगे चलकर राज्य भाषा आयोग के कार्य विधि मंत्रालय के विधायक विभाग में स्थापित राज्य भाषा खंड को सौंप दिया गया। तो 1970 में जो इसका आयोग किया था, इसमें 10,000 के कुछ आसपास थे, प्लस इसमें आगे चल के इन्होंने किसी राज्य भाषा को ये सौंप दिया गया विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसे 1979 में इस शब्दावली का परिविधि तक संस्करण जारी किया गया। इसके पश्चात आज तक इसके कुल 6 संस्करण आ चुके हैं, जिसमें कुल संख्या बढ़कर 50,000 हो चुके हैं। तो देखो, इसको जब जारी किया गया था इस सन में, इसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो आज तक में कुल 6 इसके है, और प्लस इसकी संख्या पहले 10,000 थी, अब ये 50,000 के आसपास हो गई है। ठीक है, इस तरह हमने देखा कि राज्य भाषा आयोग ने प्रारंभ हुआ ये कार्य आज काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। विधि साहित्य के अनुवाद को लेकर कुछ समस्या आती है, उन पर विचार किया जाना आवश्यक है। तो जो विधि साहित्य है उसको अकॉर्डिंग कुछ समस्या भी आती है, तो उस पर भी हमें विचार करना होगा। और ये देखा जाए जो राज्य भाषा आयोग है वो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। तो देखिए, अच्छे अनुवादकों का अभाव। परियोजनामूलक साहित्य का अनुवाद को लेकर यह समस्या अक्सर महसूस की जाती है कि उसके लिए अच्छा अनुवादक कहाँ से लाया जाए। ऐसे अनुवादक के लिए भाषा की विशेष समझ के साथ साथ विषय और संबंध की गहरी समझ भी उतनी आवश्यक है। तो देखो, एक अच्छा अनुवादक मतलब एक अच्छा अनुवाद करने के लिए एक अच्छे अनुवादक की जरूरी होती है, और वो कहाँ से वो व्यक्ति को लाया जाए, इसकी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुवादकों का प्रशिक्षण दिया जाए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस काम के लिए आकर्षित किया जाए। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि जो लोग हैं उनको अनुवादक के अकॉर्डिंग उनको प्रशिक्षण मतलब शिक्षा दी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी ओर आकर्षित की जाए शिक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके आगे देखिए, अनुवाद को लेकर नकारात्मक रवैया। अनुवाद के प्रति नकारात्मक व्यवहार भी एक गंभीर समस्या है। तो इसकी जो रवैया होती है, व्यवहार होती है, ये भी एक समस्या के अकॉर्डिंग देखा जाता है। क्योंकि विधि के क्षेत्र में मूल लेखन अंग्रेजी में होता है और उसे लक्ष्य भाषा में उसी प्रभाव के साथ लाना तथा की संभावना से बचना आदि कई तत्व मिलाकर अनुवाद कार्य को जटिल बना देते हैं। अनुवाद में अरुचि तथा सही मनोदय का भाव प्रतीक नकारात्मक भाव पैदा करता है। तो देखो, जो विधि है उसके क्षेत्र में हम अंग्रेजी भाषा का उसमें लेखन होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है, लेकिन उसको लक्ष्य भाषा मतलब हिंदी में रूपांतर करने में बहुत सारी संभावना आती है, समस्या आती है, जिसको हम देखें तो जो अनुवाद में उनकी रुचि के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं उसके लिए नकारात्मक भाव होते हैं, वो पैदा होते हैं। भाषीय विभिन्नता। जैसे कि हम जानते हैं कि विधि साहित्य का निर्माण मूलक अंग्रेजी में होता है और राजभाषा अधिनियम के अनुसार उसका हिंदी में अनुवाद भी उतना ही आवश्यक है। तो देखो, जो आपको विधि का निर्माण किस में होता है, अंग्रेजी में होता है, उसको राज्य भाषा के अकॉर्डिंग उनको हिंदी में चेंजिंग किया जाता है। ठीक है, विधि साहित्य की भाषा मूलक कृतवाचक प्रधान होती है, किंतु अनुवाद करते समय अनुवादक को यही समस्या आती है कि अंग्रेजी में क्रमवाचक में प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक है, जबकि हिंदी में कृत्यवाचक प्रधान भाषा का प्रयोग हिंदी साहित्य में होता है। ऐसे में अनुवादक के लिए स्रोत पाठ का अनुवाद एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसके लिए एक सावधानी बरतनी अत्यधिक आवश्यक है ताकि अनुवाद पर मूल
का प्रभाव ना दिखे। तो मतलब वही है कि अंग्रेजी हिंदी में उसको करना है, उसके लिए चेंजिंग करना है, उसको समस्या आ सकती है, उसको आपको सावधानी बरतनी चाहिए और अच्छे से उसे करने की प्रयास करना चाहिए। इसी तरह ऐसी कई समस्या है जिन्हें विधि साहित्यिक अनुवाद को जूझना पड़ता है। तो मतलब ये इनकी समस्या है। आपके पेपर में विधि साहित्य के अकॉर्डिंग समस्या भी पूछा जा सकता है। तो कुछ पॉइंट हमने जो यहाँ से बताए नकारात्मक प्रभाव के अकॉर्डिंग, तो ये आप इसकी समस्या के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था गाइस जो जिसका आंसर हमने आपको इसमें बता दिया कंप्लीट। तो इसी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा प्रयुक्ति की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये आ सकता है भाषाई परिदृश्य और अनुवाद पर प्रकाश डालिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसके कुछ पॉइंट हमने इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग लिखा है, जो देख सकते हैं आप यहाँ पर। प्रयुक्तियों का प्रचलन क्षेत्र साहित्य, प्रशासन, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, पत्र विज्ञान, खेलकूद, बोलबाल आदि असीमित है। मतलब इन सभी में इनको जो देखा जाता है प्लस ये असीमित होते हैं। ठीक है, प्रयुक्तियों की भाषा अर्जित सामान्य जनजीवन में दैनिक कार्यों के संपादन में समक्ष विशेष कार्यों के अनुकूलन स्वरूप की होती है। मतलब जो भी आपके दैनिक कार्य होते हैं उसको अकॉर्डिंग भी इसे देखा जाता है। देखिए, ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोलचाल की हिंदी के अतिरिक्त अन्य प्रयुक्तियों में औपचारिकता और भाषिक मानकता भी इसका विशेष गुण है। मतलब कि इसमें जो औपचारिकता होती है और जो भाषा मतलब शब्दों जो भाषा होती है उसके अकॉर्डिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा गुण देखे जाते हैं। प्रयुक्ति विशेष के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, इसके लिए इसकी जरूरत होती है। सभी प्रयुक्तियों की अपनी विशेष और पृथक शब्दावली होती है। मतलब पृथक मतलब हो गया अलग शब्दावली और कुछ विशेष होते हैं महत्व। 7 पॉइंट देखिए, प्रयुक्तियों की वाक्य रचना भी विशेष होती है। जैसे राज्य भाषा प्रयुक्ति में सूचनात्मक, सुझावात्मक, वैदिक, कथात्मक वाक्यों का प्रधान रहता है। प्रयुक्तियों के में विचार प्रमुख होता है, संवेदना नहीं। जैसे राज्य भाषा प्रयुक्ति शक्ति पर टिकी रहती है, इसमें औपचारिक विशिष्टता रहती है, अलंकारिकता से दूर रहती है, इसमें क्रमवाचक वाक्यों की प्रधानता रहती है, अधिकतर संयुक्त कार्यों का प्रयोग किया जाता है ताकि आदेशात्मक, सूचनात्मक तथा सुझावात्मक भाव आए। तो इस टाइप से इसके पॉइंट है। कुछ पॉइंट और भी है, देखिए लास्ट पॉइंट है ये, आपके 4-5 पॉइंट और भी है। प्रयुक्तियों का क्षेत्र विशेष होने के कारण ये विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होती है और इनकी क्षमता भी अधिक होती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होती है, इनकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। प्रयुक्तियों के प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थितियों में होती है, औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों में होती है। परिभाषिक शब्दावली भाषा प्रयुक्ति की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये एक प्रमुख इसकी विशेषता होती है। भाषा प्रयुक्ति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ उन शब्दों के प्रयोग में संदर्भ अनुकूलन होता है, उनके शब्द के अकॉर्डिंग उनके प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बोलने की भाषा प्रयुक्ति अहम, लिखने की भाषा प्रयुक्ति में भेद पाया जाता है। बोलने और लिखने में दोनों में अंतर होता है। भाषा प्रयुक्ति एक भाषा रूप ही है। भाषा रूप में अभिव्यक्ति शैली की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। भाषिक अभिव्यक्ति में लहजा का भी अपना एक महत्व है जो अभिव्यक्ति के अनुसार प्रयुक्त होता है। तो गाइस फाइनली ये क्वेश्चन था कि जो आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो जो फाइनली ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लस 12 बच रहा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 बच रहा है एंड क्वेश्चन नंबर 14 बच रहा है। अभी आपके 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन की वीडियो हम अपलोड कर देंगे तो आपका ये सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है एंड बाकी के क्वेश्चन को 1 से 2 बार खुद से समझने का प्रयास करना है। देख के ये क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा। फिर से हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।